एंड सलाइवा में एंजाइम भी प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च था प्लांट का उसको माल्टोज में, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आप में से क्या कोई बता सकता है कि प्लांट में हार्टेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? हार्टेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स। एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में डेंटाइन होता है। आपको पंच मारता है तो जब आपका दांत टूटता है तो उसमें पेन भी होता है, उसमें ब्लड भी आता है, क्योंकि वहां पे नर्व फाइबर्स भी है और वहां पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। तो बेटा अब बात करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। व्हाट इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन या व्हाट आर हेटरोट्रोप्स? देखिए, एक ऐसा न्यूट्रिशन या इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करेगा फ्रॉम इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आप कह सकते हैं, प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रोप्स। तो ऐसा न्यूट्रिशन जहां पे इनटेक और डाइजेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जो किसने बनाया? ऑटोट्रोप्स ने। उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। या ऐसा न्यूट्रिशन जिसपे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रोप्स पे फॉर देयर न्यूट्रिशन। क्लियर टू एवरीवन? तो बेटा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड वन इज थर्ड वन यू कैन से सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। चार टाइप का न्यूट्रिशन। होलो, होलो का मतलब कंप्लीट होल। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन करे। कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे ह्यूमन बींग्स में होगा। उसके बाद आ जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये वाला जो किसमें होता है? फंजाई में होता है, ब्रेड मोल्ड में होता है, यीस्ट में होता है, जहां पे डेड डिकेड मैटर से अपना फूड ऑब्टेन किया जाए, वो क्या हो जाएगा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मशरूम आ गए, फंजाई आ गए, ब्रेड मोल्ड्स आ गए, सारे के सारे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे या बॉडी के अंदर सरवाइव करता है और वहीं से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स में अगर बात करें तो कसकुटा, जिसको हम अमर बेल कहते हैं, आप सबने देखी होगी। उसके अलावा लाइस ह्यूमन बॉडी के ऊपर होते हैं, तो अगर बॉडी के ऊपर है तो एक्टोपैरासाइट, और बॉडी के अंदर है तो क्या कहलाएंगे? एंडोपैरासाइट। जैसे इकोलाई हमारी इंटेस्टाइन में मिलता है तो वो क्या हो जाएगा? एंडोपैरासाइट। सो एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, ये हो जाएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज सिम्बायोटिक। म्यूचुअल एसोसिएशन होता है दोनों ऑर्गेनिजम्स का, जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये सेप्रोफाइटिक था। तो एसोसिएशन है, म्यूचुअल है, दो ऑर्गेनिजम्स का, दोनों को बेनिफिट होता है। ठीक है बच्चों, इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको डियर दिख रहा होगा, लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है? चलिए मैं अलग से बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है। लाइकेन में होता ही है बच्चों, दो पार्ट होते हैं। इट इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन। इसमें दो पार्ट हैं, एल्गी पार्ट होता है एंड फंजाई पार्ट होता है। एल्गी पार्ट जो है वो फूड प्रिपेयर करता है, फूड देता है, फूड बनाता है। और फंजाई जो पार्ट होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है। तो जो फूड बनाता है उसको फोटोबायोन्ट, और जो शेल्टर देता है उसको मायोबायोन्ट कहा जाता है। अब ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक के पास फूड है, एक के पास रहने की जगह है, और सर्वाइवल करने के लिए दोनों की जरूरत है। तो इनका जो म्यूचुअल एसोसिएशन है
उसको हम क्या कह देते हैं, सिम्बायोसिस। और अगर एग्जांपल लें तो आपने सुना होगा कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में, नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर देता है, हम कह सकते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदल देता है। तो प्लांट की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और बैक्टीरिया को रहने की जगह मिल गई। तो ये इस तरह के म्यूचुअल एसोसिएशन देखने को मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बड़ा सिंपल सा है बेटा। आप आप डे टू डे लाइफ में से अगर एग्जांपल लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। देखिए दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर हम हेटरोट्रोपिक और न्यूट्रिशन की बात करें तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन मेनली 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है दैट इज इंजेशन, मींस टेकिंग ऑफ फूड, कि फूड की एंट्री होती है इनसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हो जाते हैं जिनको कहते हैं सूडोपोडिया, नोन एज सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया फ्यूज कर जाते हैं फूड पार्टिकल के ऊपर। या वहां तक पहुंच जाते हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक सिंपल वैक्यूल होता है, क्लियर। तो पहला स्टेप इंजेक्शन, कि वो सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को बॉडी के अंदर लेके आया जाता है। सेकेंड स्टेप इज नोन एज डाइजेशन, कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, दैट इज नोन एज डाइजेशन। सेकेंड स्टेप होता है, क्योंकि सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो इट इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब आप देखिए जो वैक्यूल था उसमें फूड एंटर हो गया तो क्या हो गया, फूड वैक्यूल। अब उसको क्या कह देंगे हम, फूड वैक्यूल। थर्ड फेज या थर्ड स्टेप इज नोन एज डाइजेशन। के बाद उसका होगा ब्रेक डाउन के बाद एब्जॉर्प्शन। तो जो सेल का साइटोप्लाज्म है वहीं पे वो डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप इज नोन एज एसिमिलेशन, कि जो एब्जॉर्ब फूड है उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, टू परफॉर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द अमीबा, उसको कह देते हैं एसिमिलेशन। एंड फाइनली फिफ्थ स्टेप इज इजेशन, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर जाना। वो भी कहां से होगा, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को कह देते हैं इजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इंजेशन टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन उसका ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से, जो डाइजेस्टेड फूड है साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब, उसके बाद उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना, दैट इज एसिमिलेशन। एंड फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू बॉडी सरफेस, ये क्या होगा, इजेशन। क्लियर टू एवरीवन? अब एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, दैट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी क्या होता है, कैसा न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रोपिक। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए अमीबा का कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता, लेकिन पैरामीशियम का डेफिनेट शेप या डेफिनेट साइज होता है। तो यहाँ पे जो फूड का डाइजेशन है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की हेल्प से होता है जिसको कहते हैं साइटोस्टोम। तो यहाँ पे पहली स्टेप हो जाएगा इंजेशन। साइटोस्टोम माउथ या माउथ के जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं। अब यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सीलिया की हेल्प से जो फूड है वो अंदर की तरफ मूव करता है और
पूरे के पूरे सरफेस को कवर करके रखते हैं इसीलिए। इंडाइजेस्टेड फूड जो अंदर गया वो कहाँ पहुंच जाएगा, इट एंटर और इट रीचेस टू फूड वैक्यूल, यहाँ पर पहुंच जाएगा सेकंड स्टेप के लिए जो होगा डाइजेशन। ठीक है, तो साइटोपाइज से होता हुआ ये फूड कहाँ पहुंच जाएगा, साइटोपाइज दूसरी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एनल स्पोर्ट भी कहते हैं, उससे होता है फूड वैक्यूल्स में पहुंच जाएगा जहां पे इसका डाइजेशन होता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप हो जाएगा साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाएगा फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दैट इज एसिमिलेशन, एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, दैट इज digestion। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर साइटोस्टोम प्रेजेंट है माउथ जैसी, एनास्पोर्ट प्रेजेंट है साइटोपाइज जो कि किसमें नहीं था, अमीबा में नहीं देखने को मिलता। तो ये तो हो गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इज इट क्लियर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, तो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो हेट्रोट्रोप्स, वहां पे भी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी हेट्रोट्रोपिक में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है कि एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहाँ पे चारों के पांचों स्टेप, इंजेशन से लेकर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये सारे के सारे स्टेप्स एक वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, या कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट में ये डिवाइडेड होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसी 6 to 9 मीटर लॉन्ग, आप कहोगे सर ह्यूमन बींग की तो लेंथ 6 से 9 मीटर नहीं होती, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस ट्यूब होती है एलिमेंट्री कैनाल, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ या बक्कल कैविटी आप कह सकते हैं, और एनएस पे जाके खत्म होती है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ये सारे के सारे ग्लैंड्स इस डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प कर देते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये देखिए ये पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर बात की जाए तो कई बार डायग्राम दे दिया जाता है, उसमें लेबलिंग पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट मैंने बताया ओरल कैविटी, जिसको बक्कल कैविटी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड का एक टाइप है, ये हो जाता है फेरेंक्स। ये बक्कल कैविटी में टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं, टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, साइड्स में एक तीसरा टाइप का ग्लैंड और प्रेजेंट होता है जिसको क्या कह देते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, चीक्स की साइड में। तो सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड, ये तीनों के तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये फेरेंक्स हो गया, ये ओरल कैविटी होगी। अब फेरेंक्स से फूड नीचे की तरफ ट्रेवल करता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस से फूड पहुंच जाएगा स्टमक में, स्टमक के साथ में आपको यहाँ पे लीवर दिख रहा है, यहाँ पे पैनक्रियाज प्रेजेंट है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारे के सारे पार्ट हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो बहुत सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, चाहे वाइटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, वो भी एंटर होते हैं बॉडी में, और उनका भी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो ह्यूमन बींग्स में अपर पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है, माउथ है, विच इज बाउंडेड बाय लिप्स, आगे की तरफ लिप्स है, लेब्रम एंड लेबियम, अपर एंड लोअर लिप। साइड में ये किससे प्रोटेक्टेड है, किससे बाउंडेड है, चीक से।
और इंटरनली क्या है माउथ में? टीथ एंड टंग। क्लियर? उसके साथ साथ कुछ और मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम अभी तक की बात की समरी देखें तो जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन को क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म। कि बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे जो फूड पार्टिकल्स को, फूड सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर यूनिट। या तो उनका ऑक्सीडेशन होगा जिससे एनर्जी रिलीज होगी, या फिर वो दूसरे एनाबॉलिक पाथवेज में यूज हो जाएंगे। आपको पता है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है, और इसका ही तो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होगी, ब्रेक डाउन प्रोसेस हो गई। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी में एनाबोलिज्म भी होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस होती है, जहाँ पे सिंपल सब्सटेंसेस मिलके और इसी रिएक्शन को रिवर्सिबल फॉर्म में अगर हम लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? स्टार्च की फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगा, है ना? तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं ह्यूमन बॉडी में। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ आ रहा है। तो पहला स्टेप जो होता है न्यूट्रिशन का, दैट इज इंजेक्शन, टेकिंग ऑफ फूड थ्रू फूड, सॉरी थ्रू माउथ, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। जब सॉलिड फूड माउथ के थ्रू लिया जाता है तो बच्चों उसको कह देते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है? अब ये माउथ में फूड वेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सलाइवा। एंड सलाइवा में एंजाइम भी प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? जो स्टार्च था प्लांट का उसको माल्टोज में, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इज इट क्लियर? तो सलाइवरी अमाइलेज ने ये काम कर दिया, सलाइवा के हेल्प पे वो वेट हो गया फूड, उसका एक बोल बन जाती है जिसको बोलस कहा जाता है, बोला एक स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ तो कोई समस्या है कि प्रॉपर मिक्सिंग हो गई फूड की माउथ में सलाइवा की हेल्प से। और दूसरा पार्ट, ये टंग हेल्प करती है उसमें। तो टंग इज हाईली वेस्कुलर एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर। वेस्कुलर का मतलब जहां पे ब्लड सप्लाई हो। आप में से कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में ये बता सकता है कि कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी में ए वेस्कुलर होता है, जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है? कोई बता सकता है? तो ये मस्कुलर और वेस्कुलर ऑर्गन होता है। यहाँ पे पेपिली प्रेजेंट होते हैं विच कंटेन टेस्ट बर्ड्स, जिनमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। पेपिली, पेपिली पे टेस्ट बर्ड्स। पेपिली आप देखते होंगे ना, अगर आप अपनी टंग को आज मिरर में माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह के छोटे छोटे रेड डॉट्स दिखाई देते हैं, कुछ व्हाइट डॉट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो डॉट्स हैं रेड कलर के, व्हाइट कलर के, ये क्या होते हैं? पेपिली होते हैं। और इन्हीं पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज टेस्ट। चार टाइप का टेस्ट नॉर्मली हमारी जो टंग है रिकॉग्नाइज करती है। सबसे पहले टिप पे स्वीट, और सबसे एंड में बिटर टेस्ट का हमें पता चलता है। आप नीम के दातुन लो, उसको चबाना शुरू करो, बाद में पता चलता है अरे ये तो कड़वी है, और फिर आप थूकते हो। लेकिन कोई भी मीठी चीज आप जैसे टंग पे रखते हो, अरे ये तो बहुत स्वीट है, क्योंकि वहां पे टेस्ट बर्ड टिप पे प्रेजेंट है, जबकि बिटर के लिए बिल्कुल एंड में, बैक साइड में प्रेजेंट है। साइड्स में सोल्ट और सो टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है? तो मस्कुलर है, सेंसरी ऑर्गन है विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज टेस्ट। इसके अलावा प्रॉपर मिक्सिंग जो हो रही है, बोलस बन रहा है, सलाइवा का एक्शन है, उसमें भी ये हेल्प करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपके माउथ में प्रेजेंट होती है दैट इज टीथ। तो टिपिकल टीथ की अगर हम बात करें तो तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का जो ये व्हाइट पार्ट होता है उसको कहते हैं क्राउन। ये वाला पार्ट जो गम्स में अटैच्ड होता है दैट इज नेक। और जो अंदर का हिस्सा होता है जहाँ पे नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं, जहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं,
वो पार्ट होता है रूट। और ये एरिया जहाँ पे ये नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं उसको बच्चों कहते हैं पल्प कैविटी। तो क्राउन, नेक एंड रूट 3 पार्ट होते हैं ह्यूमन टंग के। क्राउन व्हाइट पार्ट है जो बाहर से विजिबल है। इट इज फाउंड ऑफ डेंटाइन। डेंटाइन इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप में से क्या कोई बता सकता है कि प्लांट में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स। एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में डेंटाइन होता है। ठीक है, तो क्राउन, नेक एंड रूट 3 पार्ट हो गए। पल्प कैविटी में नर्व फाइबर और ब्लड वेसल। इसलिए जब कोई आपको पंच मारता है तो जब आपका दांत टूटता है तो उसमें पेन भी होता है, उसमें ब्लड भी आता है। क्या? क्योंकि वहां पे नर्व फाइबर्स भी है और वहां पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई इफ, कोई बट नहीं है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ये देखिए, ये दिया हुआ है मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। क्या होता है ये सब? देखिए, इसको कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ ईच जॉ, दैट इज नोन एज डेंटल फॉर्मूला। कि अगर मैं ये जॉ बना दूं आपका, तो इसके एक हाफ में जो टीथ प्रेजेंट हैं वो उसका डेंटल फॉर्मूला कहलाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं, फेरेंक्स की बात नहीं करेंगे हम पहले बात करेंगे टीथ की। मैं एक और स्लाइड आपके लिए एंटर करता हूँ। टीथ की ही बात करेंगे हम। तो ह्यूमन टीथ के लिए बच्चों 3 वर्ड यूज किए जाते हैं: हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड डाइफाइकोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो यहाँ पे 4 तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं। थिकोडोंट का मतलब है कि जो टीथ है इट इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन गम्स। एंड डाइफाइकोडोंट का मतलब है टीथ अपीयर ट्वाइस। तो जो आपको यहाँ पर मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ दिख रहा था, ये इसकी बात थी। तो मिल्क टीथ होते हैं 20, एक बार आते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ड यहाँ पे और यूज किए जाते हैं: मोनोफाइकोडोंट एंड डाइफाइकोडोंट। द टीथ विच अपीयर वंस, जो सिर्फ एक बार आते हैं, जो कि 20 होते हैं। और डाइफाइकोडोंट, सॉरी, जो एक बार आते हैं वो सिर्फ 12 होते हैं। एंड डाइफाइकोडोंट, जो एक बार आते हैं मिल्क टीथ की फॉर्म में, टूट जाते हैं, फिर आते हैं, दैट इज परमानेंट टीथ। वो 20 हो गए डाइफाइकोडोंट, आए टूट गए, लेकिन ये वाले सिर्फ एक बार आते हैं। ठीक है, तो मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। डेंटल फॉर्मूला की मैं बात बता रहा था आपको। तो 4 टाइप के टीथ हैं। सबसे आगे इंसीजर्स होते हैं, उसके साइड में कैनाइन्स होते हैं, फिर प्रीमोलर्स होते हैं और लास्ट में मोलर्स मिलते हैं। तो इनका जो ये अरेंजमेंट है इसको डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। प्रीमोलर्स यंग वंस में नहीं मिलते, यंग वंस में एब्सेंट होते हैं। लास्ट मोलर, जिसको विजडम टीथ कहते हैं, वो 25 ईयर्स के बाद आता है। तो डेंटल फॉर्मूला सबका अलग अलग हो जाता है। तो यंग वंस हैं, उसमें 20 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमोलर्स आप देख रहे हो नहीं। ये 28 हो जाता है अडल्ट में बिफोर 25 ईयर्स, क्योंकि वहां पे हो जाएगा 2122 अपॉन 2122 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। क्योंकि जो लास्ट मोलर है वो 25 ईयर्स के बाद आता है, जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई समस्या? तो तीनों वर्ड समझ में आ गया आपको: हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड डाइफाइकोडोंट। अब टीथ से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। उनको क्या कहते हैं? दैट इज डेंटल प्लाक एंड डेंटल कैरीज। डेंटल प्लाक क्या होता है? सबसे पहले तो कि जो बैक्टीरिया का मास है वो इकट्ठा हो जाता है। मास ऑफ बैक्टीरिया जो फूड के साथ आया वो हमारे दांतों से चिपक जाता है। और क्योंकि ये पूरे टीथ को कवर कर लेता है तो ये प्रिवेंट करता है सलाइवा को फ्रॉम रीचिंग द टीथ सरफेस। और जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है वो न्यूट्रलाइज नहीं होता। अब ये धीरे धीरे टीथ को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसलिए कहते हैं टू ब्रश टीथ आफ्टर ईटिंग टू रिमूव दिस प्लाक,
इसको येलोइंग ऑफ टीथ भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज येलोइंग ऑफ टीथ। दूसरी प्रॉब्लम है बच्चों डेंटल कैरीज या टूथ डिके जिसको कहते हो, है ना। जब लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं शुगर पे, एक्ट ऑन शुगर और एसिड प्रोड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा इनेमल है उसकी ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग शुरू हो जाती है। और अगर इसको ध्यान ना दिया जाए, इसको अनट्रीट रखा जाए, तो जो पल्प कैविटी है उसका इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो आप आरसीटी करवाते फिरते हो, बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, बहुत लंबा सा प्रोसीजर, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट जो आता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज फेरेंक्स। फेरेंक्स बेटा तीन पार्ट में डिवाइड होता है, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लेरिंगोफेरेंक्स। तो नेजो मतलब नेजल कैविटी, लेरिंगो मतलब लेरिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये पार्ट हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो यहाँ पे हम फूड की बात कर रहे हैं तो ओरोफेरेंक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओरोफेरेंक्स से होता हुआ फूड कहाँ पे पहुंचेगा, ईसोफेगस, ये वाली जो पाइप है, दिस इज ईसोफेगस। तो जो बॉल बनी थी, जो मास बना था फूड का विद सलाइवा, बोलस, फेरेंक्स से होता हुआ अब पहुंच जाता है ईसोफेगस में, जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इस ट्यूब में मसल्स प्रेजेंट है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से जो बोल थी फूड की, जो बोलस था, वो नीचे की तरफ मूव करता है। जहां पे फूड होगा वहां पे वाइड हो जाएगी ये, और जहां पे फूड नहीं होगा वहां पे नैरो हो जाएगी। तो इस तरह से फूड है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, और इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टल्सिस या पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टल्सिस या पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, याद रहेगा बच्चे। यहाँ तक कोई समस्या? अब यहां से फूड पहुंच जाएगा स्टमक, यहाँ से फूड पहुंच जाएगा आपके स्टमक में। तो ईसोफेगस में हो गया पेरिस्टेलिक मूवमेंट, मिक्सिंग ऑफ फूड। स्टमक इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, वाइडेस्ट पार्ट है। जे शेप्ड ऑर्गन है, तीन रीजन्स में डिवाइड होता है, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, ये वो मेन एरिया है जहां पे डाइजेशन होता है फूड सब्सटेंसेस। ये इंटरनली ये जो स्ट्रक्चर बनती है इनको रगे कहते हैं, विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड सब्सटेंसेस। ऊपर का पार्ट नॉट फंगस, सॉरी, फंडस, जहाँ पे गैसेस स्टोर होती है। अब जहां से ईसोफेगस कंबाइन होता है किसके साथ, स्टमक के साथ, फंडस पार्ट के साथ, वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। और ऐसे ही जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट के साथ अटैच होगा, वहां पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरस पार्ट से है, और इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसलिए जो फंडस पार्ट है उसको कार्डियक पार्ट भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज क्लोज टू हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, एचसीएल प्रोड्यूस होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। अभी हम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से फूड कहाँ पहुंचेगा, स्टमक से। स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, एस आई, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज लार्जेस्ट पार्ट, वो तो वाइडेस्ट पार्ट था, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, और ये इसकी लेंथ की अगर हम लेंथ की अगर हम बात करें तो ये लगभग 4 से 6 मीटर तक की हो सकती है। फिर इसको स्मॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि डायमीटर कम होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम, जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है।
सबसे छोटा पार्ट है 25 सेंटीमीटर, जो कि स्टमक से अटैच्ड होता है। ठीक है, उसके बाद जो मिडिल पार्ट है उसको जेजेनम कहते हैं, विच इज 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 मीटर लॉन्ग। एंड सबसे नीचे का पार्ट जो है उसको कहते हैं इलियम, जो सबसे बड़ा भी होता है, 3.5 मीटर तक हो सकता है। तो 6 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। तो ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम 3 पार्ट होते हैं, 6 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। एंड लास्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। लेंथ इसकी होती है 1.5 टू 1.8 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ वाइज ये छोटा है, लेकिन डायमीटर मोर है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट होगा सीकम, जहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो मिडिल पार्ट है वो कोलोन होता है, एंड जो लास्ट पार्ट है वो रेक्टम होता है। तो सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पार्ट है सीकम, और ये आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सिंपल जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है, लेकिन कोई फंक्शन नहीं है। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये जो पार्ट है कोलोन, ये अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, और लास्ट में ये क्या हो गया, रेक्टम। रेक्टम 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होगा। रेक्टम ओपन्स इनटू एनस, और यहाँ पे दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दो एनल स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं एंट्री ऑफ वेस्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, और लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोल्ट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से इन चीजों को बाहर निकाल देना। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। अब बात कर लेते हैं अपेंडिक्स की। वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो पहले इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि क्योंकि हम रो फूड खाते थे, तो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था। लेकिन अब इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, उनको ये एक रहने की जगह देता है। लेकिन कई बार अनडाइजेस्टेड फूड इसमें इकट्ठा हो जाता है, एंड इट गेट्स स्वोलन एंड स्टार्ट्स टू पेन। तो सर्जिकल रिमूवल इसका कर दिया जाता है, एक सिंपल सा ऑपरेशन होता है, तो सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो जो सोलन का कंडीशन होती है उसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो सर्जिकली इसको रिमूव कर देंगे, काम खत्म। तो ये सारे पार्ट्स हो गए। माउथ से हमने स्टार्ट किया, फूड एंटर करता है, यहाँ पे टीथ और टंग प्रेजेंट है, जो हेल्प करते हैं इस काम में। उसके बाद इसोफेगस में पहुंचता है फूड, वहां से स्टमक के थ्रू होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो लीवर है, जो पैनक्रियाज है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो हेल्प करेंगे डाइजेशन प्रोसेस। तो अब बात करेंगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की।